अभी नोट नहीं करते, पहले समझते हैं कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट, डायमेंशन एंड एरर्स। तो सबसे पहले समझते हैं सर फिजिक्स। वो वाला चैप्टर होगा, चैप्टर 4 पूरा? वो हमारा बेटा मैथमेटिकल टूल्स था, बेसिक जो वेक्टर था वो मैंने सारा बता दिया, चैप्टर 4 नहीं था। ठीक है, अच्छा ओके सर। उसको दोबारा पढ़ेंगे, जब चैप्टर 4 में आएगा दोबारा करेंगे इसको। तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या है, किसी को आइडिया? जैसे अगर मैं पूछूं इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश कितने से बनी हुई है, कितने अल्फाबेट से बनी हुई है? 26। सारी इंग्लिश में हम उसी को यूज करते हैं। मैथ्स में कितने फंडामेंटल हैं? बताओ भाई। मैथ्स में हम लोग नंबर यूज करते हैं, तो पूरी मैथ्स में फंडामेंटल कितने नंबर्स हैं? 10। जैसे 0 to 9 तक को मैं फंडामेंटल बोलूंगा। अब तुम करो 15, तो 15 फंडामेंटल है या 105 को क्लब कर दिया गया है? 105 को क्लब कर दिया है। जैसे अल्फाबेट्स तुमने बोले, सी फंडामेंटल है, बट COW काउ वो फंडामेंटल नहीं है, वो तो फंडामेंटल को मिलाकर बनाया गया है। सही है। केमिस्ट्री में कितने फंडामेंटल एलिमेंट्स पता है मैं? एनी आइडिया? रफली 118। ठीक है, तो इसका मतलब 118 एलिमेंट्स अलग अलग टाइप के हैं, राइट? तो अगर मैं कहता हूँ हाइड्रोजन, तो H कहना चाह रहा हूँ, ऑक्सीजन O कहना चाह रहा हूँ, एंड वाटर तो H2O। तो H2O को फंडामेंटल कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि H2O में हमने क्या करा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर बना लिया। बट अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन कह रहा हूँ तो ये फंडामेंटल है, ओनली ऑक्सीजन कह रहा हूँ तब ये फंडामेंटल है। दोनों की क्लबिंग कर दी तो वो कंपाउंड हो गया। सही बात है। तो वैसे फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, 200-300 के आसपास। तो क्या सबकी यूनिट याद करना आसान काम है या मुश्किल है? केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट्स हैं, क्या मैं सारे याद हैं? नहीं याद है। तो लॉजिकली सोचो, फिजिक्स में 300-400 क्वांटिटीज की यूनिट या सिंबल याद करना आसान होगा या मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने क्या करा, एक टेक्निक निकाली कि भाई कुछ हमारे कितने फंडामेंटल, टोटल कितने 7। फिजिक्स में फंडामेंटल है 7। इंग्लिश में जैसे मैंने बोले कितने 26। मैथ्स में कितने 10, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे कौन है फंडामेंटल। अगर कोई कहता है 17, तो 17 फंडामेंटल नहीं है, वो तो 1 और 7 को क्लब कर दिया। सही बात है। तो वैसे मैंने बोला फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है, जो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। और फंडामेंटल को क्लब कर करके हम लोग नई नई क्वांटिटीज बनाएंगे क्या? जैसे H2O है, तो H2O मैंने बोला वाटर, तो H2O फंडामेंटल है या डेराइव्ड है? डेराइव्ड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके वाटर बना लिया। तो हाइड्रोजन कौन है इंडिपेंडेंट, ऑक्सीजन कौन है इंडिपेंडेंट। वैसे फिजिक्स में फंडामेंटल हमारे कितने 7। कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला हमारा है मास। ठीक। सेकंड हमारा कौन है, लेंथ। थर्ड हमारा कौन है, टाइम। फोर्थ कौन है, इलेक्ट्रिक करंट। 10th में पढ़ा है उन्होंने ओम्स लॉ वगैरह। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या पता है हमें, किलोग्राम। सही बात है। तो मास को अब हम लोग सिंबल की फॉर्म में क्या बोलेंगे, m, या डायमेंशन की फॉर्म में। लेंथ की यूनिट क्या पता है हमें, मीटर। तो लेंथ को हम सिंबल की फॉर्म में या डायमेंशन की फॉर्म में क्या बोलेंगे, l। टाइम की यूनिट क्या पता है, सेकेंड्स। टाइम को t लिख दिया। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। सही बात है। तो मैंने क्या लिख दिया, a। ठीक है, टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल है। तो तो करंट बेटा का इसमें आई, दोबारा बोलना बेटा। सर करंट का यूनिट आई होता है ना, आई? करंट का यूनिट तो एम्पियर होता है। सिंबल कह सकते हो, कुछ बुक्स में ए कहता है, कुछ बुक्स में आई कहता है। ठीक है। सिंबल सॉरी। हाँ, कुछ बुक्स में ए कहता है, कुछ में आई, जो अच्छा लगे फॉलो कर लो। मैं वैसे ए लिखता हूँ। टेम्परेचर समझते हो? ठीक है, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। डिग्री सेल्सियस भी होती है, बट स्टैंडर्ड में हम क्या मानेंगे आज से,
केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। बढ़िया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कुछ अगर नहीं भी पता तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है? मोल। और डायमेंशन में हम लोग क्या लिखते हैं? एमओएल। जो डायमेंशन है क्या उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है। लास्ट हमारा कौन है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब सिंपल शब्दों में कितना ब्राइट लाइट है। अगर इस रूम में मैं 2 ट्यूबलाइट्स और ज्यादा ऑन कर दूं तो और तेज लाइट हो जाएगी क्या? तो उसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट है कैंडिला। ठीक है। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स है क्या हम सारे फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं? सारे? हम तो 1% भी यूज नहीं करते होंगे। ठीक बात बोल रहा हूँ? बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हम तो बहुत थोड़े से वर्ड यूज करते हैं। वैसे यहाँ फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल और बहुत सारे डिराइव्ड हैं। या केमिस्ट्री की बात करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो हमको सारे एलिमेंट के बारे में सब पता है या स्टार्टिंग के फर्स्ट 20 पता होते हैं? फर्स्ट 20 फ्रिक्वेंटली यूज होता है, बाकी फिर कहीं जरूरत पड़ती है तो हम देख लेते हैं। ठीक बात है। तो वैसे मैंने यहाँ बोला फिजिक्स में हमारे पास कितने फंडामेंटल हैं? सेम है। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास की यूनिट हमने क्या देखी? किलोग्राम। होती तो वैसे ग्राम भी है, बट हमें कौन सी यूज करनी है? किलोग्राम, स्टैंडर्ड है मतलब। दूसरी कौन है? लेंथ। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर सब होती है, बट हमें कौन सी यूज करनी है? मीटर। सिंबल मैंने क्या दिया है? एल। उसको मैं डायमेंशन कह रहा हूँ। ठीक है। मतलब यहाँ पे एम एल टी जो मैं बता रहा हूँ ये हमारे सिंबल्स है। मास को एम कह दिया, लेंथ को एल कह दिया, टाइम को टी कह दिया। करंट को मैंने क्या बोला है? ए और आई। कुछ बुक्स में ए कहता है, कुछ में आई कहता है। करंट की यूनिट क्या है हमारे पास? एम्पियर। टेम्परेचर की? केल्विन। डिग्री सेल्सियस भी होता है, हो सकता है डिग्री फ़ारेनहाइट भी तुम लोगों ने पढ़ा हो, बट हम लोग कौन सा यूज करेंगे? केल्विन। स्टैंडर्ड हम किसको मानते हैं? केल्विन को, जिसका सिंबल मैंने क्या लिखा है? के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये केमिस्ट्री में तुम लोग यूज करोगे, ठीक है ना। आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात चलेगी। तो वहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? मोल। मोल्स पे मेजर करते हैं, जिसका मैंने डायमेंशन क्या बताया? एम ओ एल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कितनी ब्राइट लाइट है, इसकी यूनिट मैंने क्या बोली? कैंडिला। और सिंबल में मैंने क्या बोला है? सी डी। तो पहले ये बेसिक बात समझ में आती है, फंडामेंटल मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। 7 फंडामेंटल मैंने बताए, इसको एक बार नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब पूरी फिजिक्स में इन्हीं 7 से काम चल जाएगा हमारा।
अगर नोट कर लिया तो आगे बढ़े। सबने कर लिया? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन 7 चीजों को हमने क्या बोला है? फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से सिस्टम्स यूज करते हैं। मैंने कहा 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम यूज्ड इन फिजिक्स। मेजरमेंट के लिए कौन कौन से सिस्टम यूज करते हैं? तो फर्स्ट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? MKS सिस्टम। MKS का मतलब क्या है? मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड्स। ठीक है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। इसका मतलब कहीं अगर 100 मीटर लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम है या ठीक है? अगर 100 मीटर लिखा है तो प्रॉब्लम है या ठीक है? ठीक है, अगर 100 ग्राम लिखा है तब गड़बड़ है, तब उसे हमें क्या करना पड़ेगा? किलोग्राम में। तो अगर 100 मीटर लिखा है तब कोई दिक्कत नहीं, बट अगर 100 ग्राम लिखा है तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। कैसे करेंगे? किलोग्राम में कैसे लाओगे? 1000 से डिवाइड करके। सर 1000 ग्राम 1 kg होता था, मतलब 0.1 kg। बढ़िया, इसका मतलब हमें मास किस में चाहिए? किलोग्राम में। कहीं लिखा है 2 मिनट्स, तो प्रॉब्लम है या नहीं है? हमें मिनट्स में नहीं चाहिए, हमें सर किस है में चाहिए? 120 सेकंड सेकंड। करेंगे। इसका मतलब कितना आ जाएगा? ठीक है, इसका मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड में बहुत क्लियरली बताया गया है कि डिस्टेंस किस में होनी चाहिए? मीटर में। है तो ठीक है, नहीं तो लाओ। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में दिया है 2 मिलीमीटर, तो हमें मिलीमीटर चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हमें तो मीटर चाहिए, तो क्या करूं? मीटर को, मिलीमीटर को मीटर में कैसे लाते हैं? मिलीमीटर को अगर मीटर में लाना चाहते हो 1000 से डिवाइड करो। तो न्यूमेरिकल्स में हमेशा हमें कौन सा सिस्टम यूज करना है? MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मतलब डिस्टेंस हमेशा किस में लेना है? मीटर में। मास हमेशा किस में लेना है? और टाइम हमेशा किस में लेना है? कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा सिस्टम है हमारा CGS सिस्टम। पहले का नाम मैंने क्या बोला था? MKS, दूसरे का CGS। C का मतलब क्या है? सेंटीमीटर। G का मतलब क्या है? ग्राम। और S का मतलब क्या है? सेकेंड। तो अब ये सिस्टम हम लोग यूज नहीं करते, ऑब्सोलीट हो गया। अब हम लोग कौन सा सिस्टम यूज करेंगे? MKS। CGS को यूज नहीं करेंगे। थर्ड हमारा कौन सा है? FPS। F का मतलब क्या है? फुट। P का मतलब क्या है? पाउंड। और S का मतलब क्या है? सेकेंड। ये भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। जैसे इंडिया में अगर मैं पूछूं तुम्हारा मास कितना है तो तुम बोलोगे 40 kg। अगर हम US चले जाएं या लंदन चले जाएं, लंदन में अगर मैं किसी से पूछूं तुम्हारा वेट कितना है, तो केजी में बोलेंगे या पाउंड में बोलेंगे? पाउंड्स में। सही बात है ना? इसका मतलब नॉर्मली वहां पर लोग पाउंड्स में बात करते हैं और हम लोग किस में बात करते हैं? केजी में। तो इंटरनेशनली अब एक्सेप्ट कर लिया गया है कि सब जगह क्या यूज करो? MKS। इसका मतलब CGS और FPS लोकल लेवल पे तो यूज कर सकते हैं, बट इंटरनेशनल लेवल पे यूज नहीं करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे इसका मतलब पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट जो फॉलो करते हैं वो हमेशा कौन सिस्टम है? MKS। सही है। जैसे सपोज हमने कोई सामान एक्सपोर्ट करा लंदन, अब हमने यहाँ से भेजा 1000 kg, अब वो पूछ रहे कितने पाउंड भेजा, तो प्रॉब्लम है या नहीं है? क्योंकि वो चाहते हैं पाउंड में भेजो और हम चाहते हैं केजी में भेजो। तो इसका मतलब ट्रेडिंग आसान हो जाएगी या मुश्किल हो जाएगी? मुश्किल। ठीक बात है ना? तो इसका मतलब हमने पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम को फॉलो कर लिया है, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? MKS। ठीक है ना? जो फंडामेंटल था फिजिक्स में वो कितने थे हमारे? 7। इस 7 को हम लोग बोलते हैं SI सिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे? SI सिस्टम। SI सिस्टम में कितनी क्वांटिटीज हैं? 7। इन 7 में हम सारे यूज करते हैं या फ्रिक्वेंटली सिर्फ फर्स्ट 3 यूज करते हैं? नोटिस करा? SI में कितनी क्वांटिटीज हैं? 7। तो हम सारे यूज करते हैं SI में, बट
नॉर्मली जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है वो एसआई है या एमकेएस है? एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एमकेएस का मतलब एसआई का स्मॉलर वर्जन? बताओ, ठीक बात बोली मैंने? एमकेएस इज सुपर स्मॉल फॉर्म ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई में कितने हैं हमारे? 7 क्वांटिटीज हैं और एमकेएस में कितने हैं? 3। तो फिजिक्स में, मैकेनिक्स में मैक्सिमम टाइम हम किसको यूज करेंगे? एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। मैक्सिमम टाइम इन्हीं की जरूरत पड़ेगी 99% केस में मैकेनिक्स में। बाकी आगे जब हम हीट वगैरह पे आएंगे तब हम और कुछ देखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों सिस्टम समझ में आ गए, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, जिसमें हमें सिर्फ कौन सा यूज करना है? ओनली एमकेएस। सीजीएस और एफपीएस यूज नहीं करना, ओनली एमकेएस। इसका मतलब न्यूमेरिकल्स में अगर कहीं लिखा है 10 ग्राम तो मैं उसको हमेशा कन्वर्ट करूंगा किलोग्राम में। टाइम लिखा है 3 आवर्स तो मैं हमेशा उसको कन्वर्ट करूंगा सेकंड्स में। डिस्टेंस लिखी 20 सेंटीमीटर तो मीटर में। मास लिखा है 2 मिलीग्राम तो उसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा हमेशा। आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो फंडामेंटल हमारे कितने हैं? 7। इन 7 में सारे यूज करने हैं या कुछ यूज करने हैं? कुछ। फर्स्ट 3 मैंने बोले, उस फर्स्ट 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? एमकेएस सिस्टम। ठीक है, एक बार इसको जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ग्राम को केजी में बनाना है तो 1000 से डिवाइड करो, मिलीमीटर को मीटर बनाना है तब भी 1000 से डिवाइड करो। हो गया नोट ये? ठीक है, एमकेएस के बाद दूसरा हमारा था सीजीएस और लास्ट हमारा एफपीएस। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, देखना अभी वो काफी इंटरेस्ट आएगा आगे तुम लोगों को। अगर ये क्लियर हो तो आगे बताऊं? ठीक है, अब लिखना फंडामेंटल हमने 7 पढ़े थे ना, अब लिखो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल हमारे 2 है, सॉरी फंडामेंटल 7 है और सप्लीमेंट्री कितने? 2। तो पहले सप्लीमेंट्री को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल इसका क्या मतलब है? सर्कल समझते हैं हम लोग, ये सर्कल की रेडियस है। ठीक है, ए से चलना शुरू करो और हम कहाँ पहुंच गए? बी पर। तो ए से बी कुछ डिस्टेंस चले हम लोग। ठीक है, क्या सबको एंगल दिख रहा है? थीटा। ठीक है, तो एंगल का एक फॉर्मूला होता है जो याद करना है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल का मैंने फॉर्मूला क्या बताया? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को मैंने एल नाम दे दिया है और रेडियस कितना है? स्मॉल आर। आर्क एल है और रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, प्लेन एंगल हमेशा 2 डायमेंशन में डिफाइंड होगा। 2 डायमेंशन समझते हो? अगर मैं सर्कल और स्फीयर की बात करूं तो सर्कल कैसा है और स्फीयर कैसा है? ठीक है, तो प्लेन एंगल हमेशा किस में डिफाइंड होगा? 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में डिफाइन
नहीं होगा। तो क्या एंगल का फॉर्मूला है? आर्क अपॉन रेडियस। इसकी यूनिट क्या है हमारी? रेडियन। आप डिग्री में यूज नहीं करेंगे, यूनिट बनने में क्या बताई? रेडियन। ठीक है। अगर कंप्लीट सर्कल है, फुल सर्कल, तो कितना आर्क होगा? बहुत बढ़िया, सरकमफ्रेंस हो जाएगा क्या? 2 पाई आर अपॉन आर। तो आर से आर गया, थीटा कितना आ गया? 2 पाई रेडियन। सही बात है, फुल सर्कल के लिए। अगर मैं हाफ सर्कल बोलता तब? बताओ भाई। हाफ सर्कल का मतलब समझ में आ रहा है ऐसा? तब कितना लिखूंगा मैं? पाई आर अपॉन आर। तो पाई बन जाएगा क्या? सही है। फुल सर्कल के लिए कितना एंगल आया? 2 पाई रेडियन। और हाफ सर्कल के लिए कितना आया? पाई रेडियन। ठीक है, नोट कर लो इसको। अगर क्वार्टर सर्कल आया? सर हाफ बाय रेडियन। हाँ, पाई/2 रेडियन, बिल्कुल सही। जिसको हम पाई/2 रेडियन कह रहे हैं, क्या 10th क्लास में उसको हम 90 डिग्री कहते थे? सही है। सेमी सर्कल को कितना बोलते थे हम लोग? 180 डिग्री। याद आ रहा है? और फुल सर्कल को क्या बोलते थे? 360 डिग्री। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पर एक्स डिग्री लिखा है, उसको रेडियन में कैसे बदलेंगे? इंटू पाई/180। तो अगर 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो उसको मैं रेडियन में कैसे बदलूं? 90 इंटू पाई/180। तो क्या 90 डिग्री या पाई/2 रेडियन एक ही बात है? बताओ भाई सब लोग। ठीक है, 180 डिग्री को क्या लिखूंगा मैं? पाई रेडियन। अभी देखो, मैंने करके भी दिखाया पीछे सर्कल में। सेमी सर्कल में 180 डिग्री या पाई/रेडियन एक ही बात थी ना? ठीक है, 60 डिग्री को क्या लिखोगे? पाई/3। वेरी गुड। 45 को क्या लिखोगे? पाई/4 रेडियन। पाई/4, बिल्कुल सही। करते जाओ, उसी से सीखने को मिलते हैं। तो आई होप ये फॉर्मूला अच्छी समझ में आ गया। डिग्री से रेडियन में कैसे लाओगे? पाई/180 से मल्टीप्लाई करके। अब एग्जाम में उल्टा भी पूछ सकता है क्या? अगर ये नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। यस सर। अब लिखा हुआ है पाई/2 रेडियन। तो इसको मैं डिग्री में कैसे लाऊंगा?
180/π से निकलेगी। कितना आ गया? सही ना? π/5 रेडियन को बदलो, दो कितना आता है? π/10 को बदलो, π/5 का है किसी का? 36 डिग्री, राइट? π/10 का 18 डिग्री 2π/3 120 डिग्री 120। बहुत बढ़िया। 7π/6 सर 210 डिग्री 210 देख लूं। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या करूंगा? π/180 से मल्टीप्लाई। अगर मुझे रेडियन से डिग्री में आना है 180/π। सही है ना? 90 डिग्री मुझे क्या दिख रहा है रेडियन में? π/2। ठीक है ना? π/4 रेडियन मुझे डिग्री में क्या दिख रहा है? 45। बहुत बढ़िया। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, तो आई होप प्लेन एंगल सबको समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। प्लेन एंगल का मतलब है 2D फिगर सर्कल वाले, जिसमें मैंने बताया एंगल का फॉर्मूला क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। तो नॉर्मली हम एंगल्स के लिए डिग्री और रेडियन यूज करते हैं, राइट? ठीक है, बट एक दो बातें और तुम्हें पता होनी चाहिए। पहला, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ध्यान दिया, इस डैश का मतलब क्या है? मिनट्स। 1 डिग्री दिखा सबको? तो 1 डिग्री को मैंने क्या लिखा? 60 के बाद डैश, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 60 मिनट्स। और ये मिनट जो लिखा है मैंने, टाइम के लिए लिखा है या एंगल के लिए? एंगल के लिए, यानी एंगल को भी मिनट में मेजर करते हैं। एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये सेकेंड भी हमारा कौन है? एंगल ही है। ठीक है, तो क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है? क्या करूं बताओ? डबल डैश का मतलब समझ में आया? सेकेंड है, और सिंगल डैश का मतलब क्या है? मिनट। तो 1 सेकेंड को मिनट में कैसे बदलूं? 6 से डिवाइड कर दूं। सही बात है ना? अब इस मिनट को डिग्री में कैसे बदलूं? फिर 60 से डिवाइड कर दूं। अब इस डिग्री को रेडियन में कैसे बदलूं? इनटू π/180। आ गया आंसर? हो जाएगा? तो मैंने तुम्हें सिखाया सेकंड से मिनट में कैसे आओगे? 60 से डिवाइड करोगे। मिनट से डिग्री में कैसे आओगे? फिर 60 से डिवाइड करोगे। डिग्री से रेडियन में कैसे आओगे? π/180।
तो यहाँ मिनट से कंफ्यूजन तो नहीं हुई टाइम और एंगल में, ठीक है। यहाँ पे मिनट का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, टाइम, ठीक है। या ऐसा लिख लो 1 आर्क मिनट एंड आर्क सेकंड, कई बार बुक्स में ऐसा बोलेगा आर्क मिनट एंड आर्क सेकंड, कई बार सीधा मिनट बोल देगा। तो यहाँ मिनट टाइम के लिए यूज नहीं हो रहा है, एंगल के लिए यूज हो रहा है। तो आई होप अच्छी समझ में आ गया। सेकंड से मिनट 60 से डिवाइड, मिनट से डिग्री 60 से डिवाइड, डिग्री से रेडियन पाई बाय 180, ठीक है। उल्टा भी पूछ सकता है क्या, सपोज पाई बाय 4 रेडियन है तो उसको डिग्री में कैसे लाऊं, इनटू 180 अपॉन, ये क्या आ गया डिग्री। अगर मैं इनटू 60 कर दूं तो क्या हो जाएगा, मिनट, वेरी गुड। इनटू 60 कर दूं तब सेकंड, सही ना। तो मैंने यहाँ आर्क सेकंड लिख दिया, जिससे मतलब तुम समझ जाओ कि यहाँ एंगल की बात चल रही है, टाइम की बात नहीं चल रही। दोनों कन्वर्जन समझ में आए। एक बार मैं तुमको ले गया सेकंड से लेकर रेडियन तक, अगली बार मैं ले गया रेडियन से सेकंड तक। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। तो हमने बोला था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमें दो पता है, तो पहली मैंने कौन सी बताई थी, प्लेन एंगल, जो किसके लिए चलेगी, सर्कल के लिए, राइट। अब दूसरा सप्लीमेंट्री है हमारा सॉलिड एंगल। नेक्स्ट लिखो सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल का सिंबल ये ओम वाला होता है, रेजिस्टेंस वाला। सिंबल सेम है बट मतलब अलग है। यहाँ इस सिंबल का मतलब है सॉलिड एंगल, जिसका फॉर्मूला है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। सॉलिड एंगल का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। सॉलिड एंगल 2D में चलेगा या 3D में, 3D में, यानी सर्कल में या स्फीयर में, ठीक, सर्कल में नहीं चलेगा। सर्कल के लिए हमने क्या डिफाइन करा है, प्लेन एंगल, और स्फीयर के लिए क्या डिफाइन करा है, सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल की यूनिट क्या बताई थी, रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो अगर मैं एक स्फीयर ले रहा हूं तो सेंटर पे पॉइंट ओ दिख रहा है सबको, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr², और रेडियस कितनी है हमारी r। तो अगर मैं बोलता हूँ स्फीयर का एंगल बताओ, सॉलिड एंगल, तो क्या लिखोगे 4π, सही बात है। अगर स्फीयर है, अगर हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाफ स्फीयर, सही बात है। तो इसके लिए एरिया कितना लिखोगे 2πr², मतलब टोटल एरिया नहीं, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर का एंगल कितना आया 2π स्टेरेडियन, नोटिस करा। स्फीयर के लिए कितना आया 4π स्टेरेडियन, और हेमिस्फीयर का कितना आया 2π स्टेरेडियन। अगर क्वार्टर स्फीयर आ गया तब एरिया कितना लिखूंगा πr²। तो क्या पाई स्टेरेडियन आ जाएगा, तो सीखने वाली बात ये कि सॉलिड एंगल 3D फिगर्स के लिए होता है,
और प्लेन एंगल 2D के लिए। 2D का ना समझ पा रहे हो, मैं प्लेन कहना चाह रहा हूँ, प्लेन। जैसे कैरम बोर्ड है, अगर हम कैरम खेल रहे हैं तो कैरम बोर्ड में जो पॉइंट चल रहा है हमारा स्ट्राइकर, वो 2 डायमेंशन में चल रहा है क्या? 2 डायमेंशन समझ पा रहे हो? प्लेन, जैसे एक रोड है, उस रोड पे एक रैबिट दौड़ रहा है, तो 2 डायमेंशन है, प्लेन में दौड़ रहा है। और अगर इस रूम में एक फ्लाई उड़ रही है, तो फ्लाई कैसे उड़ेगी? एक्स वाई जेड सारे कोऑर्डिनेट्स बदल रहे होंगे क्या? लेफ्ट, राइट, आगे पीछे, ऊपर नीचे, किधर भी चली जाएगी। अगर ये क्लियर हो तो थोड़ा सा और विजन दूं मैं इसका। नोट कर लिया सबने यहाँ तक? थोड़ा सा और विजुलाइज करने की कोशिश करता हूँ। देखो, इस एग्जांपल शायद और समझ में आए। क्या सबको ये वॉल दिख रही है, या मोबाइल समझ लो, कुछ भी। तो ये मोबाइल को अगर हम देखें तो क्या इस मोबाइल के 4 कॉर्नर्स हैं? दिख रहे हैं सबको? तो क्या सबको 3D में ये एंगल दिख रहा है? क्या ये मोबाइल जो हमारा है या जो वॉल है वो हमारी आईज पे कुछ एंगल बना रही है? इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। ये फिगर विजुलाइज हुआ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, जैसे लैपटॉप की हमारी स्क्रीन है, मान लो ABCD। तो जो लैपटॉप की स्क्रीन है ABCD, क्या चारों कॉर्नर मेरी आईज पे मिलकर कुछ एंगल बना रहे हैं? और वो 2D में है या 3D में? 3D। थोड़ा कोन सा नहीं लग रहा देखने में? कोन टाइप का, मतलब कुछ जैसे अगर मैं यहाँ डिस्क ले लूँ, ऐसा कुछ मान लो ये डिस्क है। ठीक है, अभी इस डिस्क को मैं देख रहा हूँ, तो क्या ये डिस्क मेरी आईज पे कुछ एंगल बना रही है ना? तो अगर थोड़ा सा विजुलाइज करोगे तो ये एंगल 2D में है या 3D में है? देखो 3D लग रहा है मुझे। जैसे सॉफ्टी खाते हैं हम लोग, तो अब सॉफ्टी में सोचो ये रिंग है या पूरा सा बना हुआ होगा 3D में? मतलब इसे ये हमारा कोन है क्या? तो अब कोन 2D फिगर होता है या 3D फिगर होता है? अब समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि जो डिस्क है हमारी, वो डिस्क जितना हमारा एंगल बना रही है इस पे मिला करके, तो ये कोन बन गया पूरा, राइट? तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़े। अभी तक बेसिकली हमने कितने फंडामेंटल पढ़े? 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री, राइट? अब हम क्या पढ़ेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसका मतलब मेन पार्ट अब यहां से स्टार्ट हुआ है, जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या हमें एरिया का कोई फॉर्मूला पता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो क्या लेंथ का मतलब मुझे L दिख रहा है, और ब्रेथ को भी क्या मैं L कह सकता हूँ डायमेंशन के फॉर्म में? क्योंकि लेंथ भी मीटर में होगी और ब्रेथ भी मीटर में होगी। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट सबको हम क्या लिखने वाले हैं? L। इसका मतलब एरिया को हम क्या लिखेंगे? L स्क्वायर। यानी L की पावर क्या है? 2। इस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन। तो एरिया में L की डायमेंशन कितनी है? 2। नोटिस करा? अब अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूं तो वॉल्यूम में क्या लिखेंगे? L B H। लेंथ को L, ब्रेथ को BL, और हाइट को BL। इसका मतलब वॉल्यूम में क्या लिखेंगे हम? L3। सही है? क्या हम लोग डेंसिटी समझते हैं? डेंसिटी का कोई फॉर्मूला पता है किसी को? मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम क्या लिखेंगे? M। और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? अभी देखा ऊपर हमने, वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? L3। तो डेंसिटी क्या बन गया? ML-3। यानी डेंसिटी की डायमेंशन क्या है? M⁻1 L⁻-3। स्पीड समझते हैं हम लोग?
स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बढ़िया। तो डिस्टेंस का मतलब क्या दिख रहा है मुझे? एल। डिस्टेंस तो लेंथ है, और टाइम कौन है? मतलब टी, है ना? डायमेंशन में लिख रहे हैं, यूनिट पे नहीं लिख रहे हैं। तो क्या इसको मैं एल टी माइनस वन कह सकता हूँ? अगर यूनिट पूछोगे तुम तो यूनिट में क्या बोलूंगा? मीटर पर सेकंड। अगर यूनिट पे पूछोगे तब डिस्टेंस को मीटर में लिखेंगे और टाइम को सेकंड में। तो हमेशा स्पीड मीटर पर सेकंड में लिखेंगे अगर यूनिट पूछोगे तब। क्या ये पता है कि स्पीड स्केलर होता है एंड वेलोसिटी वेक्टर होता है? ठीक है, तो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ो। तो मेन अब तुम्हारा यहां से स्टार्ट हुआ, जो मैंने कहा था ना इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी देखना आगे इंटरेस्ट आएगा तुम लोगों को। ठीक है, हो गया? स्केलर समझते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है। अगर मैं बोलता वेलोसिटी बताऊं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखेंगे? एल। और टाइम को क्या लिखेंगे? टी। तो क्या एल टी माइनस वन आ जाएगा? वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो ध्यान दिया, स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम है, तो वो स्पीड की भी एल टी माइनस वन लिखी और वेलोसिटी की भी एल टी माइनस वन लिखी। इसका मतलब डायमेंशन डिस्टिंग्विश नहीं करता स्केलर और वेक्टर में। ठीक बात बोली? या डायमेंशन देख के हम बता नहीं सकते कि ये स्केलर है या वेक्टर है। ठीक बात है ना? तो इसको मैं नोट करके लिख देता हूँ, राइट? ड्रॉबैक में डायमेंशन का ड्रॉबैक क्या है? नो आइडिया अबाउट स्केलर और वेक्टर। इसका मतलब एल टी माइनस वन डायमेंशन है वेलोसिटी की और एल टी माइनस वन है डायमेंशन है स्पीड की। तो ये हमारा ड्रॉबैक है किसका? डायमेंशन का। डायमेंशन से हम आइडिया नहीं लगा सकते कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। क्या आज हमने पढ़ा? एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर की डायमेंशन एल है और रेडियस की भी एल है, तो क्या हुआ? एंगल की डायमेंशन क्या हो गई? एम जीरो एल जीरो टी जीरो। कोई डायमेंशन नहीं है, राइट? तो क्या एंगल को हम डायमेंशन लेस कह सकते हैं? बट हैज यूनिट। क्या एंगल की यूनिट होती है? रेडियन। तो एग्जाम में काफी पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि डायमेंशन ना हो बट यूनिट हो? तो यस, एग्जाम्पल दिया मैंने। एंगल, एंगल में डायमेंशन होती है या नहीं होती? देखो, एंगल का फॉर्मूला क्या है? एल बाई आर। कट गया क्या? तो एंगल में डायमेंशन है या नहीं है?
M0 L0 T0 सारे जीरो है क्या? तो एंगल को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन लेस, नो डायमेंशन ये बोलना चाह रहा हूँ। बट यूनिट है या नहीं है? यूनिट है रेडियन। तो यानी ये एंगल पे ध्यान रखने वाली बात है। एंगल में डायमेंशन नहीं होती बट यूनिट होती है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, 6 पॉइंट। एक्सीलरेशन समझते हो क्या होता है? कोई बता सकता है एक्सीलरेशन का कोई फॉर्मूला? मीटर पर सेकंड बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने लिखा है एक्सीलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सीलरेशन का मतलब मुझे पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। या डेफिनेशन पूछोगे तो मैं एक्सीलरेशन को क्या बोलूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब अगर हम स्कूटी चला रहे हैं तो स्कूटी में एक्सीलरेटर होता है। अगर एक्सीलरेटर को मैं घुमा दूं तो स्कूटी की स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड कितनी तेजी से बढ़ रही है, एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, उसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक्सीलरेशन। तो क्या वेलोसिटी की डायमेंशन पता है? मैं LT-1 और अपॉन में क्या है? टाइम। तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन आज से क्या आ गई? LT-2। क्या आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। F इक्वल टू ma 9th क्लास में पढ़ा होगा न्यूटन के लॉज में। तो मास को हम लोग क्या लिखेंगे डायमेंशन में? m। और एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे? LT-2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या आ गई? MLT-2। तो ये हमारे फंडामेंटल है या डेराइव्ड है? बना रहे हैं ना फंडामेंटल को मिला मिला के। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था H2O इज डेराइव्ड बट H और O आर फंडामेंटल बट H2O इज डेराइव्ड। ठीक है, तो लेंथ हमारी कौन है? फंडामेंटल। बट एरिया कौन है? डेराइव्ड। वॉल्यूम कौन है? डेराइव्ड। ठीक है, एरिया की डायमेंशन हमने क्या देखी? L²। वॉल्यूम की L3। डेंसिटी की ml-3। स्पीड LT-1। वेलोसिटी LT-1। तो क्या डायमेंशन से हमको मालूम पड़ रहा है कौन स्केलर है कौन वेक्टर है? नहीं। तो ये एडवांटेज है या ड्रॉबैक है डायमेंशन का? ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन। एग्जाम में अगर पूछता है तो पहला ड्रॉबैक क्या है? स्केलर और वेक्टर का कोई आइडिया नहीं हो रहा। एंगल में क्या खास बात है? एंगल में डायमेंशन नहीं होती बट यूनिट होती है। तो एग्जाम में पूछेगा इज इट पॉसिबल दैट अ क्वांटिटी हैज यूनिट but no dimension? Then yes. For example, angle. Angle has unit radian but no dimension. उसके बाद हमने देखा एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या है? LT-2। LT-2। एंड फोर्स की डायमेंशन क्या है? MLT-2। MLT-2 का मतलब m की पावर क्या बोलना चाह रहा हूँ? 1। L की पावर और T की पावर। इन पावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन। सही। और MLT क्या है हमारे? सिंबल्स। ठीक है ना? ठीक है, और तुम लोग प्रेशर समझते हो? प्रेशर, इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा है कभी? बहुत बढ़िया, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं एरिया ज्यादा करूंगा तो प्रेशर कम होगा। तो अगर हम स्कूल के बैग्स बनाना चाहते हैं तो स्कूल के बैग के जो स्ट्रैप होने चाहिए वो पतले होने चाहिए या ब्रॉड होने चाहिए? ब्रॉड होने से एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर। तो हमारे बैग में अगर ज्यादा बुक्स रखी हुई हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ब्रॉड है तो। सही ना? अगर नैरो बना दिया तो एरिया कम है तो प्रेशर। तो ये बैड आइडिया है, राइट? रेलवे ट्रैक देखा है तुम लोगों ने? ऐसा रेलवे ट्रैक होता है,
कभी नोटिस करा है ट्रैक के नीचे कुछ लगा रखा होता है ऐसा, देखिए कंक्रीट के ब्लॉक्स लगा रखे होते हैं। क्यों लगाते हैं पता है? इन ब्लॉक्स को लगाने से एरिया ज्यादा हो गया है तो प्रेशर कम हो गया है। तो जब ट्रेन जाएगी इस रेलवे ट्रैक से तो क्या रेलवे ट्रैक पे कोई प्रेशर लगता होगा? ट्रेन से लगता होगा। अगर ज्यादा प्रेशर हुआ तो क्या रेलवे ट्रैक मिट्टी के अंदर चला जाएगा? अगर रेलवे ट्रैक मिट्टी की जमीन के अंदर चला गया तो ट्रेन गिर जाएगी, क्या पलट जाएगी? तो हम चाहते हैं रेलवे ट्रैक पे प्रेशर ज्यादा हो या कम हो? कम। इसलिए हम लोग रेलवे ट्रैक में एरिया इंक्रीज कर देते हैं। ये एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आया, ये नेल है, पॉइंट 1 और 2 दिख रहा है, 1 पे एरिया बहुत कम है, प्रेशर बहुत, तो क्या आसानी से वॉल पे लग जाएगी? अगर मैं हैमरिंग पीछे से ऐसे करूँ तो। अगर तुम उल्टा नेल लगाना चाहते हो वॉल पे तो 2 पे एरिया बहुत ज्यादा है तो प्रेशर बहुत कम है, तो आसानी से 2 से लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। नेल हमेशा हम किधर से लगाते हैं? 1 से। मतलब 1 को किधर रखेंगे? वॉल के साइड। और हैमरिंग कहाँ से करेंगे? सही बात है ना? तो जितना एरिया कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। लॉजिकल लगा? तो फोर्स की डायमेंशन क्या पता है हमें? फोर्स था m इंटू ए, सही है। और एरिया की डायमेंशन क्या है? एल स्क्वायर, मतलब एल इंटू एल। एक एल कैंसिल हो गया क्या? तो आज से प्रेशर की डायमेंशन क्या आ गई है? एम एल माइनस 1 टी माइनस। ठीक है, इसको नोट करो। तो अगर मैं फॉर्मूले याद है तो डायमेंशन बनेंगे या नहीं बनेंगे? बना लेंगे। फॉर्मूले याद होना जरूरी है। सारी डायमेंशंस लर्न करना काफी मुश्किल काम है, बट फॉर्मूले अगर याद है तो डायमेंशन बन जाते हैं। प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे तुम लोगों को। तो जैसे केमिस्ट्री में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद रखने पड़ते हैं, राइट? तो वैसे फिजिक्स में फर्स्ट 20-25 डायमेंशन हमें याद करनी पड़ेगी। मतलब एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप प्रेशर वाली बात समझ में आ गई। काइनेटिक एनर्जी समझते हैं हम लोग? बताओ क्या पता है? कोई फॉर्मूला पता है किसी को कुछ? हाफ एम वी हाफ एम वी स्क्वायर, बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। डेफिनेशन पता है किसी को काइनेटिक एनर्जी की? एनर्जी ड्यू टू एनर्जी इट्स, बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन। बढ़िया, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे तुम लोगों ने कभी पढ़ा हो विंड मिल्स के बारे में पढ़ा है? विंड चलती है जिससे विंड मिल्स घूमती हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। समझते हो? तो इसका मतलब जो विंड चल रही है उसके पास कोई एनर्जी है क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या हाफ नंबर है? मतलब 1 2 3 4 नंबर है, राइट? नंबर के कोई डायमेंशन नहीं होती, ध्यान दिया? तो मैं क्लियरली लिख दिया, हाफ में क्या लिखा है? नो डायमेंशन। तो हाफ को हम छोड़ देंगे। एम का मतलब क्या है? मास। तो डायमेंशन लिखेंगे। वी का मतलब क्या है? स्पीड का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस 1। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या हो गई? एम एल टू टी माइनस 2। सही लिखा मैंने? अब मैं चाहता हूं तुम लोग निकालो डायमेंशन किसकी? पोटेंशियल एनर्जी। इसका कोई फॉर्मूला पड़ा है पोटेंशियल एनर्जी का? एम जी एच। था कोई फॉर्मूला ऐसा? ग्राउंड फ्लोर पे कोई है और कोई सेकंड फ्लोर पे, तो जो सेकंड फ्लोर पे है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है क्या? अगर सेकंड फ्लोर से मैं एक बुक को निकालूंगा छोड़ दो तो बुक रुकेगी या नीचे चली जाएगी? तो क्यों जा रही है नीचे? क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटी
हाँ ग्रेविटी भी कह सकते हो कि अर्थ फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। सही बात है। 3 बुक्स हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पे, एक 5th फ्लोर पे, एक 10th फ्लोर पे। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? 10th फ्लोर। जितनी हाइट ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, जिसका फॉर्मूला मैंने बोला है mgh। जी का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्चुअली स्मॉल जी एक्सीलरेशन है क्या? सही बात है। तो मैं चाहता हूँ उसकी डायमेंशन निकाल के दिखाओ तुम लोगों को। M raised to power 1, A raised to power 2, T raised to power -2. बढ़िया, बिल्कुल सही है। मास को मैंने m पुट कर दिया है, g एक्सीलरेशन है तो lt -2, और h हाइट है मतलब लेंथ है। ठीक है। तो कुछ नोटिस करा तुमने 9th और 10th में? ध्यान दिया? तो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, हर एनर्जी की डायमेंशन क्या है? ml2t-2। चलो तो 1-2 डायमेंशन और निकालोगे तुम लोग। तो एक बार चेक कर लेता हूँ तुम लोगों को कुछ डायमेंशन याद हुई या नहीं याद हुई। एरिया की L स्क्वायर, वॉल्यूम L क्यूब, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम m L-3। कोशिश करते हैं। स्पीड LT-1, वेलोसिटी LT-1, वेरी गुड। एक्सेलरेशन LT-2, फोर्स mLT-2। बढ़िया। दिमाग में कुछ पिक्चर बन रही है जो मैं चाहता हूँ बनना बने। F इक्वल टू m है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। अगर डायमेंशन नहीं भी याद है तो एटलीस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया mLT-2 अपॉन L स्क्वायर। देख लो ठीक बोला मैंने, mLT-2 अपॉन L स्क्वायर। बाकी सॉल्व हो जाएगा। ml-1 t-2। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, जो सौ करके आया था ml2 t-2। पोटेंशियल एनर्जी mgh, फॉर्मूला मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। डायमेंशन क्या आई? ml2 t-2। देख लो भाई। अगर यहाँ तक की डायमेंशन क्लियर हो तो कुछ और बताऊं मैं आगे। ठीक है। और मैंने कहा अगर डायमेंशन नहीं भी याद है तो एटलीस्ट क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 11th वर्क। ठीक है, वर्क का मतलब होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन क्या है? ml-2। और डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखना चाह रहा हूँ? L डिस्प्लेसमेंट इज L। तो वर्क क्या आ जाएगा? ml² t-2। तो क्या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क नोटिस करा? इन तीनों के डायमेंशन सेम। नेक्स्ट है मेरा टॉर्क। ठीक है, टॉर्क का बेसिक मतलब है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। सर 12 होगा ना, आपने 14 लिखा है। सॉरी
रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसका मतलब फोर्स लगाने पे कोई अगर ऑब्जेक्ट रोटेट करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क। ठीक है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं टाउ। तो टॉर्क का मतलब होता है टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ। आर हमारा कौन है? पोजीशन, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइप का कुछ, राइट। और एफ हमारा कौन है? फोर्स। सही है। तो आर का मतलब पोजीशन है, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइप का कुछ बोला मैंने, राइट। तो क्या एल लिख दूं? और एफ कौन है? एम एल टी माइनस टू। तो क्या ये भी एम एल टू टी माइनस टू आ गया? सही है। तो चार बातें मैंने बोली एक ही है डायमेंशन में, के ई, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एंड टॉर्क, ये सब एक ही बात है क्या? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एंड टॉर्क सब एक बात है डायमेंशन में। तो समझने वाली बात है, क्या मैं डायमेंशन को देख के पहचान सकता हूँ कि वर्क की बात कर रहे हो या टॉर्क की? नहीं पहचान सकता, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। सही। तो लिखो ड्रॉबैक नंबर 2। ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन। तो क्या ड्रॉबैक बताया सेकंड ड्रॉबैक मैंने? टू डिफरेंट quantities may have same dimension। क्या दो स्ट्रिंग का नाम सेम हो सकता है? ठीक बात बोली। तो अगर यहाँ दो स्टूडेंट बैठे हैं, दोनों का नाम XYZ है, तो अगर मैं बोलता हूँ XYZ, तो मैं किसको रेफर कर रहा हूँ पता नहीं चलेगा, राइट। वैसे मैंने बोला अगर दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं तो उनके डायमेंशन सेम होगी या डिफरेंट? नॉर्मली डिफरेंट होती है, बट क्या सेम हो सकती है? ठीक है, तो टू डिफरेंट क्वांटिटीज में हैव सेम डायमेंशन। इसका मतलब अगर तुम कह रहे हो ml2t-2, तो मुझे नहीं पता कि तुम वर्क की बात कर रहे हो या टॉर्क की बात कर रहे हो या फिर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो या फिर सब हो सकता है। सही बात है। तो डायमेंशन को देखकर हम पहचान नहीं सकते कि किसकी बात चल रही है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। अरे भाई हाँ, इनमें से वो वाली स्लाइड वापस खोल दो सर। ये अगली वाली आपने बीच में चेंज कर दी थी। यस ड्रॉबैक सर, वाली। अच्छा, यस सर, एक मिनट। तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन नॉर्मली डिफरेंट होती है, बट जरूरी कि डिफरेंट हो, सेम भी हो सकती है। जैसे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायमेंशन अलग होती है, ठीक है ना। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी नॉर्मली हैव डिफरेंट डायमेंशंस, बट टू डिफरेंट क्वांटिटी मे हैव सेम डायमेंशन। तो डायमेंशन को देख के मैं पहचान नहीं सकता कि तुम किसकी बात कर रहे हो। इसका मतलब डायमेंशन का पहला प्रॉब्लम क्या था? स्केलर और वेक्टर का आइडिया नहीं चलता। तुमने बोला डायमेंशन LT-1 है। अब मुझे नहीं पता तुम स्पीड की बात कर रहे हो या वेलोसिटी की बात कर रहे हो। वेलोसिटी वेक्टर है मतलब उसमें डायरेक्शन होगी, स्पीड स्केलर है मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वैसे तुमने बोला ml2t-2, अब मुझे नहीं पता कि तुम टॉर्क के बारे में बात कर रहे हो या वर्क के बारे में बात कर रहे हो। इसका मतलब डायमेंशन को देख के हम क्वांटिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सही है। और देखते हैं कौन सा पता होना चाहिए। किसी को मोमेंटम का आइडिया है? लीनियर मोमेंटम कोई फॉर्मूला पता हो? लीनियर मोमेंटम मुझे पता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? m, और वेलोसिटी LT-1।
तो मैं लीनियर मोमेंटम का आइडिया देता हूँ। एक बाइक है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और एक कार है उसकी स्पीड भी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा है? कार का। कैसे बचाना? मास ज्यादा है। ठीक बात है ना? तो मैंने बोला मोमेंटम का मतलब क्या? मास एंड वेलोसिटी। ठीक, तो मेरे एग्जांपल में एक बाइक है 60 किलोमीटर पर आवर से और एक कार है 60 किलोमीटर पर आवर से। कार का मोमेंटम ज्यादा है क्योंकि कार का मास ज्यादा है। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन को हल्की सी भी कार टच हो गई तो काफी ज्यादा चोट लग जाएगी क्या? अगर बाइक टच हुई 60 किलोमीटर पर आवर से तब भी चोट लगेगी, पर कार से बहुत ज्यादा चोट लग सकती है, राइट? क्योंकि कार का मास क्या है? ज्यादा, तो कार का मोमेंटम ज्यादा है। अगर एक कार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और एक साइकिल हल्की सी टच हो गई, समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अगर साइकिल हल्की सी भी टच हो गई तो साइकिल पलट जाएगी क्या? मतलब काफी ज्यादा चोट लग जाएगी। अगर उसी साइकिल वाले को बाइक ने टच कर दिया तो प्रॉब्लम होगी, बट बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो मोमेंटम का मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब जो व्हीकल चल रहा है उसका मास भी इंपॉर्टेंट है और वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब मुझे पता है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। लीनियर मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर है? देखो मैंने फार्मूले में वेक्टर लगाया था क्या ऊपर? इस एरो का मतलब वेक्टर है। ठीक है, वैसे इम्पल्स में भी मैंने क्या लिखा है? फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। इसका मतलब इम्पल्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। फोर्स का डायमेंशन क्या है? mlt-2। और डेल्टा टी का मतलब क्या है? टाइम इंटरवल, मतलब टाइम है, राइट? कितना आ गया? mlt-1। तो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, वो हिंट समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स दोनों की डायमेंशन सेम है। हालांकि मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी और इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। इम्पल्स का आइडिया देता हूँ थोड़ा सा। जब दो कार टकरा जाती हैं, कोलिजन हो गया, तो क्या उनके पीछे फोर्स लगेगा? दो कार जा रही हैं 60 किलोमीटर पर आवर से, टकरा गई, तो क्या वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी? है ना? स्मॉल फोर्स या लार्ज फोर्स? लार्ज फोर्स। यहाँ फोर्स के ब्रैकेट में मैंने छोटा सा क्या लिख दिया है? लार्ज। और कोलाइड कितनी देर तक होंगी? 2 मिनट तक, 2 घंटे तक, 2 सेकंड तक, या 0.2 सेकंड तक? प्रैक्टिकली सोचो। अगर दो कार हिट हुई तो एक्चुअल कोलिजन 2 आवर्स तक चलता रहेगा, 2 मिनट्स तक चलता रहेगा, 2 सेकंड तक, या 0.2 सेकंड तक? बस बहुत जल्दी होता है, मतलब टाइम इंटरवल बहुत कम होता है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। सही ना? तो टाइम इंटरवल कैसा है? वेरी स्मॉल। तो इम्पल्स का मतलब है लार्ज फोर्स इनटू वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। इसका एग्जांपल मैंने देखा है क्रिकेट में। क्रिकेट में बॉलर बॉल फेंकते हैं काफी तेज 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बैट्समैन बैट से उस बॉल को क्या करते हैं? हिट करते हैं। तो क्या जब बैट बॉल से हिट होगी तो बैट बॉल पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगी? ठीक बात है। और बैट और बॉल के बीच में कांटेक्ट 2 सेकंड्स के लिए होता होगा या 0.02 सेकंड्स के लिए? हो सकता है और भी कम होता हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 0.02। यानी कांटेक्ट बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो बैट ने बॉल पे जो लगाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पल्स। तो इम्पल्स का मतलब कोलिजन टाइप की कोई चीज, जब चीजें टकराती हैं तो कितना फोर्स लग रहा है कितने टाइम के लिए, इसके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इम्पल्स। आई होप क्लियर हुआ सबको? एंगल समझ में आ गया था? ठीक है ना? ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ एंगुलर स्पीड। पहले बताओ, लीनियर स्पीड समझते हैं हम लोग? लीनियर स्पीड का मतलब हम सीधा सीधा जा रहे हैं क्या? तो लीनियर स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस
अपॉन टाइम। डिस्टेंस को लिखते हैं एल, टाइम को लिखते हैं टी, क्या बन जाता है एल टी माइनस वन, है ना। तो अगर तुम इसकी यूनिट पूछोगे मुझसे तो मुझे क्या बोलना चाहिए, मीटर पर सेकंड। अब हम सीधा सीधा नहीं चल रहा है, हम सर्कल में चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया गेट के अबाउट साइकिल चला रहे हैं, तो ए से हम बी तक पहुंच गए, तो ए से बी तक जाने में कुछ टाइम भी तो लगा होगा। तो लीनियर स्पीड का मतलब क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एंगुलर स्पीड का मतलब क्या हो सकता है, एंगल अपॉन टाइम। भाई लीनियर स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का अपॉन में टाइम आ रहा है क्या, लीनियर में हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस, एंगुलर में क्या बोलेंगे एंगल, थीटा अपॉन टी, सही है। थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो सीधा एंगुलर स्पीड की डायमेंशन होगी टी माइनस वन। इसकी यूनिट क्या होगी, एंगल की यूनिट क्या होती है रेडियन, और टाइम की, तो अगर कहीं रेडियन पर सेकंड लिखा है तो इसका नाम हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगुलर स्पीड। और मीटर पर सेकंड लिखा है तो लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड का सिंबल है v, एंगुलर स्पीड का सिंबल है ओमेगा। ध्यान दिया, थोड़ा w जैसा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओमेगा। कोल्ड नहीं है, आई होप थोड़ा सा समझ में आया। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोगों को डायमेंशंस याद करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर इनके एप्लीकेशन सिखाऊंगा, यूज कैसे करते हैं। अगर एंगुलर स्पीड क्लियर हो तो आगे बढ़े, ठीक है। 16th है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब मुझे पता है नंबर ऑफ राउंड्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना राउंड लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कभी ऐसा कुछ पढ़ा हो शायद स्विंग के बारे में, इसको पुश करो पहले राइट में जाएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, फिर वापस आएगा। आई होप सबने झूला तो झूला होगा। 1 2 3 4 दिख रहा है। तो इसमें दो बातें होती है, एक होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम फॉर वन राउंड, ठीक है। वन राउंड में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड, और इसकी यूनिट क्या होती है सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ राउंड्स इन 1 सेकेंड, और इसका फॉर्मूला होता है 1/t। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने बोला 1/टाइम पीरियड। तो अगर कोई मुझसे पूछता है फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन बताओ तो क्या लिखना चाहिए मुझे, टाइम पीरियड मतलब t है ना, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या आ गई t माइनस वन। और इसकी यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं हर्ट्ज, पढ़ा है ऐसा कुछ हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है, और डायमेंशन मैंने क्या बोली t माइनस वन। अगर यहाँ तक क्लियर हो तो कुछ आगे बताऊं मैं, ठीक है। ये मैंने एक शीट ओपन करी है और ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है। तो ये लिख लो एनसीईआरटी पेज नंबर 218, अपनी कॉपी में नोट कर लो, एक बार घर पे देख लेना। एनसीईआरटी पेज नंबर 218 न्यू बुक में, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है देख लेना। न्यू बुक में पेज नंबर 218 पर है। तो यहाँ पे 23 डायमेंशन दी जो हमें याद करनी, जो आज का हमारा पर्पस है मेन की, ये याद करना है। देखो यहाँ लिखा है सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी एरिया, सही। तो क्या आज हमने एरिया की डायमेंशन याद करी है, देखो एरिया की डायमेंशन हमने क्या निकाली थी एल स्क्वायर, तो फर्स्ट याद कर लिया हमने।
क्या सेकंड भी याद कर ली, वॉल्यूम है ना, क्या थी एल क्यूब। फिर क्या मैंने डेंसिटी बताई थी, मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। फ्रीक्वेंसी बता दी T-1, वेलोसिटी या स्पीड भी बता दिया है, सही है, LT-1। देखते जाओ तुम्हें वो पता है या नहीं है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब LT-2, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन MLT-2, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम, लार्ज फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। एग्जांपल दिया था, कोलिजन में वाला कॉन्सेप्ट काम आता है, बैट से जब हम बॉल को हिट करते हैं तब इम्पल्स काम आएगा। तो डायमेंशन क्या थी, MLT-1। वर्क या एनर्जी एक ही बात है क्या, मतलब डायमेंशन वाइज, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क सब एक ही बात है डायमेंशन वाइज, राइट। ठीक है, मैंने पावर नहीं बताया, राइट, इसको भी बता देता हूँ। 17, तो मैंने बोला हमें कितनी लर्न करनी है, 23। ठीक, पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, मतलब पावर का मतलब है वर्क अपॉन टाइम। पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और इसकी यूनिट होती है वॉट। हो सकता है तुमने शायद ऐसा कुछ पढ़ा भी हो, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन और बता देता हूँ कि तुमको आइडिया रहना चाहिए। तो पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, W अपॉन टी, मतलब वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन क्या है, बताओ भी, वर्क की डायमेंशन ML2 T-2 अपॉन में टाइम है क्या, तो आज से पावर की डायमेंशन क्या है, पावर की डायमेंशन है ML2 T-3। तो मैंने बोला अगर तुम्हें पावर की डायमेंशन नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, प्रैक्टिस कर करके याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर पावर नोट कर लिया तो मैं आगे बता दूं। ठीक है, क्या हमने मोमेंटम देख लिया 11th, प्रेशर देख लिया, प्रेशर या स्ट्रेस एक ही बात है, ध्यान रखना। ठीक है, स्ट्रेन नहीं मैंने बताया। ठीक है, तो ये तुमको बुक से याद करना है। स्ट्रेन का मतलब होता है डेल्टा एल बाई एल। स्ट्रेन का मतलब मैंने बोला डेल्टा एल बाई एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसका मतलब स्ट्रेन में डायमेंशन आएगी या नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो स्ट्रेन नो डायमेंशन एंड नो यूनिट, ध्यान दिया, स्ट्रेन में कोई भी डायमेंशन नहीं है और कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, 13 तक मैंने बता दिया, 14 से लेकर देखो यहाँ 23 तक दिए हुए, राइट। ये तुम लोग घर से याद करके आने हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और इनके एप्लीकेशन बताऊंगा। जैसे 23 मैंने बता दिया क्या, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, कुछ कुछ मैंने बता दिया, कुछ कुछ नहीं बताया, तो एक बार घर से याद करके आओ। हाँ बेटा, जैसे मतलब 17th और 18th है, ग्रेडियंट है, तो सर ये डिलीटेड है, ये थोड़ी ना करना है। नहीं बेटा, एग्जाम में तो कुछ भी आता ना, डिलीटेड कहाँ है। अच्छा, ग्रेडियंट्स एंड मैथ्स सर ने कहा डिलीटेड है इसलिए। हाँ, मैथ्स में नहीं होगा बेटा, फिजिक्स में है। ओके सर। ठीक है, फिजिक्स में ये फर्स्ट 23 बोली है, बुक में अराउंड 200 क्वांटिटीज है क्या ऐसी, तो क्या ये सर बुक पॉसिबल है कि सारी याद कर सको। 94 है, हाँ 94 बेटा, है बुक में। अच्छा देखता हूँ मेरे पास कितनी है। नाइन्टी फोर है। यस सर, बुक में 94 है। ठीक है, तो क्या 94 सारी लर्न करना इजी है या थोड़ा मुश्किल टास्क होगा। अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मैंने बोला एटलीस्ट मुझे कितनी चाहिए, फर्स्ट 23, इससे मैक्सिमम काम हमारा हो जाएगा क्या। ठीक है, ठीक है। ओके सर।